अस्सलाम वालेकुम गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, आप 40 मिनट तक मेरे साथ रहिए। तो मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आपको बेसिक्स से लेके हाउ डू यू प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट, आप उससे आगे जाके स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स कैसे प्रिपेयर करते हो, आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कैसे प्रिपेयर करते हो, एंड अल्टीमेटली बैलेंस शीट। सो इन 40 मिनट्स के दरमियान आपको मैं बहुत कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। Just stay with me and you will be in a very good position to know as to what financial accounting is, और आप शुरू से लेके एंड तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको क्लैरिफाई हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, इसमें यह है कि आप किसी भी तरह का बिज़नेस करना चाह रहे हो, ख्वाह वो ट्रेडिंग का बिज़नेस हो या मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस हो, कोई भी सर्विसेज का आप बिज़नेस करें, उसमें आप अपने बिज़नेस को स्ट्रक्चर किस तरह कर सकते हैं। ये बेसिकली इसके 3 तरीके हैं। या आप सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह बिज़नेस ऑर्गेनाइज करते हैं, या आप पार्टनरशिप बनाते हैं किसी भी बिज़नेस को कंडक्ट करने के लिए, या आप कॉरपोरेशन या कोई कंपनी बनाते हैं। अब इन तीनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि आप वाहिद ओनर होते हैं, ठीक है, यू आर द सोल ओनर ऑफ योर बिजनेस। लेकिन इसमें आपकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज़ दैट अगर आपका बिजनेस की कुछ लाइबिलिटीज़ या कुछ लोन्स वगैरह आपने लिए हुए हैं, तो आप अपने बिजनेस के अगर सारे एसेट्स बेच भी दें, तो अगर आप उन लोन्स को रीपे नहीं कर सकते, तो क्या होगा कि आपकी पर्सनल एसेट्स, यानी कि बिजनेसमैन जो है उसके पर्सनल एसेट्स, यानी इवन के उसके घर वगैरह भी बेच कर उसको वो लाइबिलिटीज़ पे करनी पड़ेंगी इन आइदर वे। सो दिस इज़ व्हाट इट मीन्स कि अनलिमिटेड है उसकी लाइबिलिटी। उसकी लाइबिलिटी जो है वो बिज़नेस तक महदूद नहीं है, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक भी जाएगी। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप का फ़ायदा ये होता है कि ऑफ कोर्स यू आर द ओनली वन इन कमांड, तो आप ही डिसाइड करते हो कि आपने बिज़नेस को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, आपने बिज़नेस को किस तरह एक्सपैंड करना है। द सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ पार्टनरशिप। इसमें ये होता है कि 2 और मोर पार्टनर्स होते हैं। आप पार्टनरशिप बिजनेस में ये होता है कि ज़्यादा कैपिटल आपके पास आ जाता है बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए, क्योंकि डिफरेंट पार्टनर्स अपने कैपिटल या रिसोर्सेज लाते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। नंबर थर्ड इज़ कॉरपोरेशन और अ कंपनी। इसमें ये होता है कि कंपनी में बहुत से ऑनर्स होते हैं और ओनरशिप इज़ बेस्ड ऑन शेयर्स। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपए का कंपनी का कैपिटल है, तो उसमें 10-10 रुपए के शेयर्स होंगे। तो आपको हर मेंबर के हर जो एक कंपनी का शेयर होल्डर है उसकी ऑनरशिप की परसेंटेज बेसिकली डिपेंड करती है नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज़। और कंपनी का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं कंपनी के केस में वो रिस्ट्रिक्टेड हैं टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच यू हैव मेड। ओके, मतलब कि अगर कंपनी कोई बैंकरप्ट हो जाती है, वो अपनी लाइबिलिटीज़ पे नहीं कर सकती, तो आपकी जो शेयर होल्डर्स हैं या ऑनर्स जिनको आप कह सकते हैं, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के वो लाइबिलिटीज़ नहीं पे की जाएंगी, बल्कि लाइबिलिटी सिर्फ आपकी जो है वो कंपनी तक महदूद रहेगी। और कंपनी आगे दो दो तरह की होती हैं, लिस्टेड और नॉन लिस्टेड। अब लिस्टेड कंपनीज़ वो होती हैं जो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होती हैं, और लिस्टेड होती हैं जिनके शेयर्स आपके फ्रीली ट्रेड करते हैं, ठीक है, लोग बेचते हैं या ख़रीदते हैं। जबकि नॉन लिस्टेड वो होती हैं जो स्टॉक मार्केट में नहीं होती लिस्टेड, और उनके शेयर्स बेसिकली इंडिविजुअल्स अपने आप को खुद ही एक दूसरे से कांटेक्ट करके बेचते हैं। स्टॉक मार्केट में फ्रीली उनकी ट्रेडिंग नहीं होती। इससे आगे चलते हैं जी। व्हेन अ बिजनेस हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ एमसीक्यू ऑल्सो। अगली स्लाइड में इसका आंसर भी है, लेकिन आप वीडियो पॉज करके इसको एक दफ़ा देख लें और आपके नज़दीक क्या आंसर है। When a business has unlimited liability, number A, the owner cannot lose more than the amount invested. I think which is wrong, because अनलिमिटेड लाइबिलिटी में ही ऐसा होता है कि ओनर अपनी जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है उससे ज़्यादा भी अमाउंट लूज़ कर सकते हैं अगर बिज़नेस प्रॉफिटेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल उनको घर भी बेचना पड़ सकता है, दे कैन लूज़ देयर ओन पर्सनल स्टेट। बी ऑप्शन है, द इन्वेस्टर्स आर नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग इन केस ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पर्सनली भी लाइबल होते हैं डेट और ऑब्लिगेशंस के लिए जो कि कंपनी की होती है। और थर्ड ऑप्शन इज द ओनर्स पर्सनल एसेट्स आर नॉट टू बी टेकन इफ द कंपनीज एसेट्स डोंट कवर ऑल द डेट्स, व्हिच इज अगेन वंस अगेन रॉन्ग। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज द अमाउंट द ओनर्स कैन लूज इज नॉट लिमिटेड इन एनी वे। सो दिस इज द आंसर टू व्हाट डज अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स के
आपकी जो अगर आपको लॉसेस होते हैं और आपकी कंपनी के एसेट्स, या कंपनी में तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अगर आपके बिजनेस के एसेट्स जो हैं वो लाइबिलिटीज़ या डेट्स को कवर नहीं करते तो यू कैन लूज इवन योर ओन होम. This is called unlimited liability. So this is the answer as you can see. Let's move on. टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. अच्छा, ये बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में आपकी जो मेन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम तीन तरह से बाइफरकेट करते हैं. नंबर 1 फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, नंबर 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड नंबर 3 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आपकी वो होती हैं जिससे आप बेसिकली बिजनेस को रन करने के लिए आप कैपिटल कहाँ से रेज़ करते हो, फाइनेंस कहाँ से रेज़ करते हो. उसके मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप शेयर्स इशू करते हो तो उसके रिटर्न में आपको पैसे मिलते हैं, तो उससे आप बिज़नेस चलाते हो अपना. या आप लोन्स लेते हो डिफरेंट बैंक से, या आप बॉन्ड्स वगैरह इशू करते हो जिन पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है. लेकिन इन डिफरेंट तरीक़ों से आप अपने बिज़नेस को फाइनेंस करते हो. व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, वो ये होता है कि आप बाइंग एंड सेलिंग होती है ऑफ लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट. बेसिकली जो आपके कैपिटल एसेट्स होते हैं ना, उनकी बाइंग एंड सेलिंग जो है वो कवर होती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में. आप फाइनेंस आपने रेज़ किया थ्रू इशू ऑफ शेयर्स और बाय टेकिंग लोन्स. अब उसके बाद आप क्या करते हो कि आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ करते हो, कि आप डिफरेंट मशीनरी, इक्विपमेंट परचेज करते हो ताकि आप बिज़नेस को चला सको. और वहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, कि वंस यू हैव ऑल द कैपिटल, वंस यू हैव ऑल द कैपिटल एंड कैपिटल एसेट्स, आप बिज़नेस की जो भी आपके मर्चेंटाइज होती है उसको बेचते हो, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, जो भी करते हो, तो उस दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. ओके. When a company sells their old equipment, it would be considered as, आप लोग पॉज करें और इसको देखें कि इसको क्या कहेंगे हम. कंपनी जो है इक्विपमेंट बेच रही है, तो रिमेंबर कि इक्विपमेंट बेचना या ख़रीदना, इट वाज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. ओके, दैट्स इट, दैट्स द आंसर. अब ये है कि जी हमारी जो हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करने जा रहे हैं आगे, विच इज़ बेसिकली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके यूज़र्स कौन से होते हैं. अब याद रखिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इंटरनल यूज़र्स भी होते हैं और एक्सटर्नल यूज़र्स भी होते हैं. आपके जो एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं उनमें क्या आ जाते हैं जी. सबसे पहले आपकी टैक्स अथॉरिटीज़ आ जाती हैं. टैक्स अथॉरिटीज़ मेक श्योर करना चाहती हैं कि कोई भी बिज़नेस है वो अपनी जो इनकम है वो क्लियरली अपनी जो इनकम है वो शो करे, वो अपनी इनकम को कम शो ना करे ताकि टैक्स वो बचा सकें या चोरी कर सकें इवन. तो टैक्स अथॉरिटीज़ चाहती हैं कि जो कोई भी बिज़नेस है वो अपनी इनकम को सही तरीके से डिक्लेयर करे. इसके बाद आ जाती हैं जी टैक्स अथॉरिटीज़ के बाद ये डिफरेंट हमारे एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जिसमें कस्टमर्स हैं. ऑफ कोर्स कस्टमर्स भी जो होते हैं वो कोई भी बिज़नेस होता है उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं. जैसे कि आप देखें, अगर किसी भी कंपनी की आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स उठा के देखें तो उनमें लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च करने जा रही है. तो कस्टमर्स और ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स. फाइनेंशियल एनालिस्ट आपको पता है ये जो प्रोजेक्शंस बनाते हैं डिफरेंट की यार कंपनी की, जो कंपनी के जो करंट उसके पास, लेट सपोज कोई प्रोडक्शन प्लांट है, कोई नया प्रोडक्शन प्लांट लगाएगा तो उसकी बेसिस पे कंपनी की शेयर प्राइसेस ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी. सो ये सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट करते हैं. तो उसकी बेसिस पे वो फिर डिसाइड करते हैं कि हमें शेयर्स ख़रीदने चाहिए या बेचने चाहिए. इसके अलावा रेगुलेटरी एजेंसीज़ होती हैं, ये डिफरेंट एंटी मोनोपोलिस्टिक जो प्रैक्टिसेस होती हैं डिफरेंट कंपनीज़ में उनको देख रही होती हैं. ठीक है. competitors of course they have a very keen eye on the फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ योर कंपनी. वो देख रहे होते हैं कि कंपनी जो है एक ही सेक्टर में, लेट सपोज हम कोई सीमेंट सेक्टर ले लेते हैं तो हम कंपेटिटर्स देखते हैं कि यार अगर मेरा कंपेटिटर है वो कितना प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा है और अगर मैं उससे कम कमा रहा हूँ तो उसकी वजूहत क्या है. ठीक है. वो फिर सारी आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो वहाँ से देखते हैं. सप्लायर्स वंस अगेन उनके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और आपको देख के डिसाइड करते हैं कि यार मुझे इस बिज़नेस को फर्दर क्रेडिट पे सामान बेचना चाहिए या नहीं. अगर आपकी क्रेडिट वर्दिनेस अच्छी है तो वो आपको सामान क्रेडिट पे बेचेंगे. एंड देन करंट एंड पोटेंशियल ओनर्स, यानी कि कोई फर्दर अगर इन केस ऑफ कंपनी कोई शेयर्स ख़रीदना चाहता है तो वो देखेंगे फाइनेंशियल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे कि अच्छा इसमें कंपनी के पास फ्यूचर एक्सपेंशन की कोई प्लान है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है. तो वो इन चीज़ों को सबको बड़े माइन्यूटली देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि यार उनको कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं या नहीं. बैंक्स एंड क्रेडिटर्स वंस अगेन वो कंपनी की फाइनेंशियल वायबिलिटी देखते हैं कि यार ये कंपनी इन द लॉन्ग रन
गोइंग कंसर्न है या नहीं है, ये हमें अगर हम इसको लोन देते हैं तो हमें पे बैक कर सकेगी या नहीं. सो बैंक्स दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंज्यूमर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. एंड एक्सटर्नल के बाद हमारे पास ये आ जाते हैं इंटरनल कंज्यूमर्स और इंटरनल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो कि मैनेजमेंट आपकी होती है. मैनेजमेंट ऑफ कोर्स आपके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसकी बेसिस पे वो देखते हैं कि आइदर दे परफॉर्म गुड और नॉट. वो देखते हैं कि फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट अगर पिछले साल के मुकाबले में इस साल हमारा गिरा है या ग्रॉस प्रॉफिट गिरा है तो क्यों गिरा है, वो उसकी डिफरेंट एक्सपेंसेस को एनालाइज करेंगे कि अच्छा इस वजह से गिरा है. सो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं आपके इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, जो कि आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं और उसकी बेसिस पर डिसीजंस बनाते हैं. So which of the following primarily uses accounting information to determine whether the company can pay its obligations? तो इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी की कोई डेट्स हैं तो उसके लिए कौन से इन चार में से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र हैं जो इस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होंगे. तो शेयर होल्डर्स डेफिनेटली वो तो ऑनर्स होते हैं, कंपेटिटर्स को भी नहीं, टैक्स अथॉरिटीज़ को भी नहीं, तो क्रेडिटर्स होते हैं एक्चुअली, जो देखते हैं कि कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, क्या उनको फर्दर इस कंपनी को लोन्स वगैरह देने चाहिए यानी. ठीक है, तो वो देखते हैं कि कंपनी की एबिलिटी है कि वो लोन्स पे बैक कर सके. सो एज यू कैन सी द आंसर इट्स क्रेडिटर्स. आगे चलते हैं. व्हाट इज़ अकाउंटिंग? दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन और इसका आंसर हर स्टूडेंट को आना चाहिए, स्पेशली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टूडेंट को. सो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टम एंड प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग, measuring, analyzing, summarizing, reporting इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी. सो क्या है जी अकाउंटिंग? बेसिकली आप पहले आइडेंटिफाई करते हो किसी भी ट्रांजेक्शन को, फिर आप देखते हो कि यार ये इसकी क्वांटिफाइबल है या नहीं, ये मेजरेबल है या नहीं, फिर उसको आप एनालाइज करते हो कि उस ट्रांजेक्शन को हमने क्या वैल्यू असाइन करनी है. एंड देन उन सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं आप उनको क्लब करते हो, समराइज करते हो और रिपोर्टिंग करते हो, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एसेंशियली क्या होती हैं? दे आर द इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी, जिनका मकसद क्या होता है कि आप कम्युनिकेट करते हो वेरियस यूज़र्स को, जो कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़े थे. उनको आप कम्युनिकेट करते हो, डिफरेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हो ताकि वो डिसीजंस ले सकें. और आप कैसे उनको ये कम्युनिकेट करते हो? थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक एक चीज़ बता रही होती हैं, ठीक है, हर एक स्टेक होल्डर को कि उनको क्या क्या डिसीजन लेने चाहिए. इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं. अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिपोर्ट्स फ्रॉम मैनेजमेंट टू द एक्सटर्नल यूजर्स which summarize how the company performed during the period. They attempt to capture financial information about a company so users can make informed decisions. So क्या होता है कि during a period of time, जो कि जनरली क्वार्टरली भी होता है, बाई एनुअली भी होता है और एक साल भी होता है, उसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो समराइज़ करती हैं रिजल्ट्स को इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट. और उसकी बेसिस पे आपके जो वेरियस स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, वो डिसाइड करते हैं कि उनको क्या क्या करना चाहिए, और उनके हर एक के अपने अपने डिसीजन होते हैं जो कि हमने पहले पढ़े थे. सो इट्स बेसिकली ऑल अबाउट समराइजेशन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर समराइजेशन ऑफ ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग अ ईयर. आगे चलते हैं. इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारे पास इनकम स्टेटमेंट आ जाती है. इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट्स द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. इनकम स्टेटमेंट एक जनरली एक साल का जो पीरियड है उसमें आपके बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया है, बुरा परफॉर्म किया है, उसको एनालाइज कर रहा होता है. और इनकम स्टेटमेंट पे आप अपने रेवेन्यूज़ देखते हो, एक्सपेंसेस देखते हो. आप रेवेन्यूज से एक्सपेंसेस को माइनस करते हो तो आपके पास नेट इनकम की फिगर आती है, जो कि एक्चुअली आपको बता रही होती है कि बिज़नेस ने अच्छा परफॉर्म किया है नहीं. इनकम स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर कर चुके होते हैं तो फिर हम प्रिपेयर करते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स. And statement of retained earning reports the changes in retained earnings for a specific period of time. Once again, it's a period of time and not as at a particular date. और statement of retained earnings में क्या आता है? हमारे पास जो नेट इनकम आती है इनकम स्टेटमेंट में, हम उसको ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, ठीक है,
फिर उसमें हम देखते हैं जो एक तो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स पिछले सालों से इकट्ठी हुई आ रही होती है, ठीक है। उसमें हम इस साल की नेट इनकम ऐड करेंगे, इस साल की नेट इनकम हमारे पास इनकम स्टेटमेंट से आएगी, और उसमें से हमने अगर कोई शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स पे किए हैं तो वो हम उसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स का। जैसे हम आगे जाके देखेंगे, आपको मैं एक फॉर्मेट में बताऊँगा तो आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के बाद हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, एंड बैलेंस शीट what it does is it reports the financial position at a specific date. रिमेंबर हमने पीछे पढ़ा था पिछली दो स्टेटमेंट्स के बारे में कि फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हमें बताती हैं कि इस पीरियड ऑफ टाइम यानी कि एक साल में कैसा परफॉर्म किया, जबकि बैलेंस शीट एक पोजीशन स्टेटमेंट है। आपको फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर को बताएगी कि यार इस डेट पे कंपनी की क्या पोजीशन है, और बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, आपके एसेट्स होते हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं, और आपकी शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है। इसके बाद आपकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, जो रिपोर्ट करती है, रिपोर्ट्स द कैश कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रांजेक्शन्स बाय टाइप ऑफ एक्टिविटी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। वंस अगेन ये एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनती है, जैसे एक साल के लिए। टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ इसमें कैटेगराइज किया जाता है, जो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। और सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है, उसका कैश का एस्पेक्ट ये देखती है, कैश एज रिसीट्स एंड पेमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई सेल्स की हैं, तो क्रेडिट अगर आपने सेल्स की हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, क्योंकि आपकी इनकम तो है इस पीरियड की, लेकिन वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपने 100 की अगर क्रेडिट सेल्स की हैं तो वो 100 रुपीज़ उस पीरियड में जाएंगे जिस पीरियड में आपको आपके जो डेटर्स हैं वो आपको पे बैक करेंगे, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है। अब आगे जाके हम देखते हैं कि ये चारों स्टेटमेंट्स जो हैं ये कैसे इंटरलिंक्ड हैं। ओवरव्यू ऑफ बेसिक्स ऑफ कंटेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेट्स सी, ये है हमारी जी इनकम स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम रेवेन्यूज़ लिखते हैं, देन उसके बाद हम एक्सपेंसेस लिखते हैं, उनको माइनस करते हैं तो हमारे पास फिगर आ जाती है, ये देखें, ये दिस इज़ नेट इनकम। रेवेन्यूज़ माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू नेट इनकम। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि जी जो आपकी ये जो आ गई ना नेट इनकम, ये इसके बाद ये जो हमारी फिगर जाएगी ये हमारी जाएगी टू स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब अभी आप बड़ी इसको गौर से देखिएगा क्योंकि इंटरकनेक्शन समझा रही है चारों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अच्छा, की एलिमेंट्स ऑफ इनकम और नेट इनकम क्या होते हैं। सबसे पहला जो तो इम्पोर्टेंट होता है, आपको जो इनकम स्टेटमेंट होती है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें हम रेवेन्यूज़ लिखते हैं। रेवेन्यू की एक बड़ी टेक्निकल डेफिनेशन है, उसको आप देख लें कि रेवेन्यू इज़ द इनफ्लोज इन एक्सचेंज फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज। यानी कि आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल आप सेल्स करते हो या आप कोई प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक अकाउंटेंट्स होते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसके एक्सचेंज में आपको जो भी इनफ्लोज आते हैं, पैसे वगैरह आते हैं, उसको हम रेवेन्यूज़ कहते हैं। प्रिंसिपल क्या है जी रेवेन्यू रिकग्निशन का। आप रेवेन्यू को कब रिकग्नाइज करेंगे, रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज्ड व्हेन अर्नड, दैट इज गुड्स डिलीवर्ड या सर्विसेज परफॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई गुड्स बेचनी थी, ठीक है, आप कोई बिजनेस कर रहे थे, फॉर एग्जांपल सीमेंट का आपका बिजनेस है। जब आप गुड्स डिलीवर कर चुके होते हो या आप सर्विसेज कोई अकाउंटिंग या प्रोफेशनल सर्विसेज आप परफॉर्म कर चुके होते हो, तो तब आप रेवेन्यू को अपनी इनकम स्टेटमेंट में रिकग्नाइज करते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन मिल गई है, कैश मिल गया है या नहीं, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होता है आप रेवेन्यू अर्न कर चुके होते हो तो आप उसी पीरियड की जिससे रिलेटेड आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उसी साल की इनकम स्टेटमेंट में आप उसको लिखते हो। कैश मिला या नहीं मिला वो हम बाद में जाके देखेंगे। एग्जांपल्स क्या है जी रेवेन्यूज़ की, फॉर एग्जांपल सेल्स हो गई, कमीशंस हो गए, फ़ीस हो गई, रेंट हो गया। फॉर एग्जांपल आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है, उससे जो रेंट आता है वो आपका रेवेन्यू में जाता है। आपने किसी को लोन दिया हुआ है तो वो भी आपका, उसके अगेंस्ट जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी आपके रेवेन्यू में आता है। अच्छा, चलते हैं अब एक्सपेंसेस की तरफ। आपको पता है कि इनकम स्टेटमेंट में हम रेवेन्यूज़ में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो एक्सपेंसेस की जो डेफिनेशन है वो क्या है, आउटफ्लोज रिप्रेजेंटिंग रिसोर्सेज कंज्यूम्ड इन प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, एक्सक्यूज मी। सो आउटफ्लोज रिप्रेजेंटिंग रिसोर्सेज कंज्यूम्ड इन प्रोवाइडिंग गुड्स सर्विसेज। फॉर एग्जांपल आपने कोई गुड्स बनाने हैं, लेट सपोज आपने सीमेंट बनाने हैं, तो उसके लिए क्या होता है, आपको कोल चाहिए होता है। तो कोल में जो आप कोल का जो रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं उसके अगेंस्ट आप पेमेंट करते हो आपके जिसने आपको कोल सप्लाई किया होता है, तो वो जो आउटफ्लो हो रहा है पैसों का वो आपके बेसिकली एक्सपेंसेस हैं। अब मैचिंग प्रिंसिपल नीचे हमें क्या कहता है कि एक्सपेंसेस शुड बी मैच टू द रेवेन्यूज दे हेल्प टू जनरेट।
अब लेट्स सपोज 2020 में आपने सीमेंट बेचा, तो उसके अगेंस्ट जो आपने कोल ख़रीदा होगा, जो आपका एक इनपुट है, उसके जितना भी खर्चा आया होगा वो आप रिकॉर्ड कर दोगे रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपने उस कोल के अगेंस्ट पेमेंट की है या नहीं। सो दिस इज़ कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्रिंसिपल्स, लेकिन फॉर द टाइमिंग आप याद रखने के रेवेन्यूज़ को हम एक्सपेंसेस के अगेंस्ट मैच करते हैं इसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड की। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेंसेस क्या है जी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरीज एंड वेजेस आप अपने स्टाफ को देते हैं, फिर आप डिप्रिसिएशन करते हैं फिक्स्ड एसेट्स की, या आप इंटेंजिबल एसेट्स की अमोर्टाइजेशन करते हैं। ये सब एग्जांपल्स हैं आपके एक्सपेंसेस की। आगे चलते हैं जी। हाँ, इनकम स्टेटमेंट के बाद आपकी आती है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। सो दिस इज़ द फॉर्मेट। आप ये देखें कि ये दिस इज़ द ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग्स। इसमें हम इस साल की जो इनकम होती है उसको नेट इनकम को ऐड कर देते हैं, और हम जो डिविडेंड देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को उसको माइनस कर देते हैं, और हमारे पास एंडिंग बैलेंस आ जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स का। R/E यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स स्लैश एंडिंग। ऊपर ओपनिंग था, R/E रिटेन्ड अर्निंग्स, सबस्क्रिप्ट B का मतलब है बिगिनिंग। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर्स हैं नेट इनकम की और डिविडेंड्स की, ये बेसिकली जो नेट इनकम की स्पेशली फिगर है ये हमारी आती है फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट। डिविडेंड को कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट में, लेकिन कुछ जो आपके लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स में लिखते हैं। बट हैविंग सेड दैट ये पोर्शन जो हमारा है ये इनकम स्टेटमेंट से आता है, ठीक है। ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स हो गई। और इसमें हम देखते हैं कि ये जो अब हमारी क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस है ये हमारा जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एक इक्विटी सेक्शन होता है, आपको पता है बैलेंस शीट डिवाइडेड होती है, हम आगे जाके देखेंगे एसेट सेक्शन, लायबिलिटीज सेक्शन और इक्विटी सेक्शन। अब इक्विटी सेक्शन में ये क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स चली जाएंगी। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स में कुछ हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। ऑल द नेट इनकम फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स और प्रायर ईयर्स, ठीक है, लेस ऑल द डिविडेंड पेड आउट इन प्रायर ईयर्स। ये जो ओपनिंग बैलेंस हमारा होता है ना रिटेन्ड अर्निंग्स का, वो ऐसे बना होता है, यानी कि पिछले सालों की नेट इनकम हम ऐड करते हैं जितने भी जब से बिजनेस स्टार्ट होता है, और उन सारे पिछले सालों में हमने जितना डिविडेंड दिया होता है उसको हम उसमें से माइनस करते हैं नेट इनकम में से, तो हमारे पास आ जाता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। उसमें हम फिर इस साल की इनकम नेट इनकम ऐड करते हैं और इस साल का डिविडेंड माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। सो व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग्स, ये आप देख सकते हैं जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, इट इज़ द प्रॉफिट दैट इज रिटेन्ड और केप्ट विद इन द बिजनेस फॉर फ्यूचर ग्रोथ। सो आप ये सोच रहे होंगे कि सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं करते, तो उसकी वजह ये है कि हमने कुछ प्रॉफिट जो होता है बिजनेस वो रख लेता है ताकि वो फ्यूचर एक्सपेंशन करे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करे, ताकि फर्दर जो है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए इन द लॉन्ग रन। आगे चलते हैं जी। बैलेंस शीट जो हमारा आखिरी चौथी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और आखिरी, लेकिन इसके पास एक और होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसको भी हम आगे जाके देखेंगे। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या होता है, आपके एक साइड पे आपके एसेट्स आ रहे होते हैं, यानी कि आपने बिल्डिंग्स हैं, आपकी कोई फर्नीचर्स हैं, फिक्सचर्स हैं, कोई भी एसेट, करंट एसेट हो गए, और इसमें लॉन्ग टर्म एसेट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स में कैश आ जाता है, ये देखें, तो हर तरह के एसेट आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, लोन आपने अगर कोई लिया है, दिस इज़ अ लोन एग्रीमेंट, तो वो भी आपका इस बैलेंस शीट में आता है। और लाइबिलिटीज़ में आप ओनर्स इक्विटी को ऐड करते हैं या शेयर होल्डर्स इक्विटी को ऐड करते हैं, तो इन दोनों का जो सम होगा वो आपका एसेट्स के इक्वल होगा, ठीक है। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी, ठीक हो गया। अब दिस इज ऑल्सो द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन याद रखिएगा कि इट्स नथिंग बट दिस विजुअल पिक्चर, कि आपके टोटल एसेट्स जितने भी हैं, ठीक है, आपके बिजनेस के पास, उनको आप दो तरीके से फाइनेंस करते हो। या तो आपने किसी बैंक से लोन लिया होता है, दिस इज लाइबिलिटीज़, या ओनर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। सो दिस इज ओनर्स इक्विटी। मैं ऑनर्स इक्विटी की डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन दिस इज़ अ फंडामेंटल कोर्स जिससे आपकी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएँ। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड एज अ पॉइंट इन टाइम। ये किसी पीरियड की हमें या एक साल की हमें परफॉर्मेंस नहीं बता रही होती, ये हमें एक पर्टिकुलर डेट पे बता रही होती है कि इस डेट पे बिज़नेस की पोजीशन क्या है, यानी कि बिज़नेस
कि लेवरेज क्या है, बिज़नेस के पास, बिज़नेस ने ज़्यादा उधार तो नहीं लिए हुए, ज़्यादा लोन्स तो नहीं लिए हुए, क्या बिज़नेस इन लोन्स को रीपे कर पाएगा या नहीं पाएगा। तो ये चीज़ होती है कि बैलेंस शीट एक डेट पे प्रिपेयर की जाती है और उस डेट पे हमें पोजीशन बता रही होती है। बैलेंस शीट का जी जो एक बैलेंस शीट के दो तरह के फॉर्मेट होते हैं, लेकिन दिस इज़ वेरी कॉमनली यूज फॉर्मेट। आपके जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो कुछ नहीं में बताते कि आप कौन सा जो मर्ज़ी फॉर्मेट यूज़ कर लें, वो आपको कोई बाइंडिंग नहीं है इस पर कि वो आपको ये नहीं बताते कि आपने ये पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज़ करना है। सो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप देखें कि आप एसेट्स लिखते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म एसेट्स, ठीक है। उसके बाद आप लॉन्ग टर्म एसेट्स को लिखते हैं और टोटल ऐड करते हैं तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एसेट्स आ जाते हैं एक साइड पे। दूसरी साइड पे आपकी लाइबिलिटीज़ आप लिखते हो विच इज़ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, देन आप लिखते हो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। इन दोनों को ऐड करते हो तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं। अब इसमें आप ऐड करते हो इक्विटीज़ आप ऐड करते हो तो लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी आ जाती है। आपको मैंने पीछे बताया था कि अब ये जो सम आएगा एसेट्स का, फॉर एग्जांपल 1 लाख होगा, ये हमेशा इक्वल होगा आपके लाइबिलिटीज़ और इक्विटी के, यानी 1 लाख के, क्योंकि हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन थी वो थी एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटीज़। ये आप देख सकते हैं कि ये जो इक्विटीज़ की फिगर है ये आपकी कहाँ से आई थी, फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग से आई थी। इनकम स्टेटमेंट थी, इनकम स्टेटमेंट के बाद हमने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स प्रिपेयर की थी और उसमें से जो क्लोजिंग बैलेंस था स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स का वो हमारा इधर आ जाएगा इक्विटीज़ में। और हमारी जो आपको पता ही है कि ये जो हैं एसेट्स हैं, दीज आर डिवाइडेड बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स, हेयर यू कैन सी। एंड सेम इज़ द केस विद लाइबिलिटीज़, ये भी डिवाइड हुई हैं बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। Let's move on. What is important to remember is that this is once again the basic accounting equation, and the two sides of the accounting equation represented by the balance sheet must balance. अगर आपकी बैलेंस शीट बैलेंस नहीं हो रही तो इसका मतलब है आपने कहीं गलती की हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में, ठीक है। आपने कोई एंट्रीज मिस की हैं या आपने किसी एंट्री का कोई एक एस्पेक्ट आपने गलत लिख दिया है। की एलिमेंट्स ऑफ अ बैलेंस शीट क्या है जी, एसेट्स होते हैं। एसेट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं कि दे हैव अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीन परचेज़ की है तो मशीन को आप आज भी यूटिलाइज़ करोगे और फ्यूचर में भी वो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, आप प्रोडक्शन करोगे उससे, ठीक है। तो ये एसेट की एक डिफाइनिंग फीचर होता है। एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कंट्रोल्ड, ठीक है। आप एसेट्स को कंट्रोल करते हैं, यूजुअली ओन्ड बट नॉट नेसेसरीली बाय द एंटी। फॉर एग्जांपल आपने अगर लीज पे कोई एसेट लिया होता है तो आप उसको कंट्रोल तो कर रहे होते हो लेकिन आप उसको ऑन नहीं करते। ऑन लेसर करता है, लेसोर क्या होता है, जिसने आपको लीज पे एसेट दिया होता है। मे बी टेंजिबल, ठीक है, जैसे मशीनरी हो गई, या इंटेंजिबल, फॉर एग्जांपल कोई लीगल राइट्स हैं, कोई कॉपी राइट्स हैं आपके पास, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया था, ठीक है, तो एक्सक्लूसिवली आप ही वो यूज़ कर सकते हो, तो वो एक आपका इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। उसको आप ओवर द ईयर्स अमोर्टाइज भी करते हो, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग, वो हम बाद के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या आ गई जी, एग्जांपल्स क्या आ गई एसेट्स की, कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, यानी कि आपने जो सेल्स की होती हैं उधार पे उसको हम अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। देन इन्वेंट्रीज, ठीक है, एंड देन प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आपने पहले पे कर दिए होते हैं। दीज आर एसेंशियली शॉर्ट टर्म एसेट्स, ये जो लिखे हुए हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म एसेट्स मीन के यू कैन कन्वर्ट देम इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स, एक साल के अंदर अंदर। एंड दीज आर लॉन्ग टर्म एसेट्स जिनको आप विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये क्या है, इक्विपमेंट है, बिल्डिंग्स प्रॉपर्टी है, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइज राइट्स एंड पेटेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट इन अदर बिजनेसेस हैं। अच्छा, अब आप लाइबिलिटीज़ की तरफ आते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइबिलिटी इज़ दैट दे आर ओड टू थर्ड पार्टीज़। फॉर एग्जांपल हमने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है तो हम, बैंक इज़ अ थर्ड पार्टी फॉर अस, हम उसको मनी ओ कर रहे हैं, हमने उसको वो पैसे देने हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ड्यू एट अ फ्यूचर डेट, यानी कि किसी फ्यूचर डेट पे हमने बैंक को वो लोन वापस करना है। मे बी सेटल्ड इन कैश, गुड्स और सर्विसेज। फॉर एग्जांपल हमने किसी अकाउंटेंट को हायर किया था और उसने हमारे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की थी, तो हमने उसको पैसे देने हैं अभी, ठीक है। तो या तो हम उसको कैश दे सकते हैं, या अगर हम कोई ऐसी गुड्स बना रहे हैं जो उसके लिए यूज़फुल हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल हम फर्नीचर बना रहे हैं तो हम कैश के अलावा उसको फर्नीचर दे देंगे, या अगर हमारी कोई सर्विस से रिलेटेड बिजनेस है तो हम उसको कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। तो सेटल हम इनको कैश में भी कर सकते हैं, गुड्स में भी और सर्विसेज में भी, लेकिन एट अ फ्यूचर डेट हमें पे लाजमी करनी है, ठीक है।
और एग्जांपल्स क्या हैं जी? अकाउंट्स पेएबल, आपने जो उधार पे माल ख़रीदा आपने उसकी पेमेंट्स करनी है। एक्रूड लाइबिलिटीज़, सैलरीज एंड वेजेस पेएबल, ठीक है, ये आपने अभी इस साल की लेट सपोज सैलरीज थी, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को दी नहीं है, तो ये आपकी एक लाइबिलिटी है। एंड देन टैक्सेस पेएबल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने टैक्स पे करना होता है हर साल। ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हो गई और ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हो गई, लोन पेएबल एंड मॉर्टगेज पेएबल। थर्ड पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट इज एज यू कैन सी इक्विटीज़ और ओनर्स इक्विटी और शेयर होल्डर्स इक्विटी भी जिसको हम कहते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? दिस बिलोंग्स टू द ओनर्स, और ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं इन केस ऑफ कंपनीज, और इन केस ऑफ पार्टनरशिप आपके पार्टनर्स होते हैं, और इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप जो ओनर होता है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जी इक्विटीज़ के? नॉट इक्वल टू वैल्यू वर्थ ऑफ एन एंटरप्राइज। आपको पता है कि जी इक्विटीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं? फेस वैल्यू पे जो आप शेयर ख़रीदते हैं और उसके बाद जो आपका नेट प्रॉफिट आता है उसमें से आप डिविडेंड माइनस करते हैं तो जो फिगर आती है उसको हम इक्विटीज़ कहते हैं। लेकिन आपके बिज़नेस की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है उससे और कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस कैसा परफॉर्म करे। अगर आपका बिज़नेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपकी जो इक्विटीज़ की वैल्यू आ रही होती है वो बिज़नेस की वर्थ से ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस राइट नाउ। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यह है कि पेयर आउट टू शेयर होल्डर्स मोस्ट कॉमनली एज डिविडेंड्स और रिटेन इन कंपनी फॉर फ्यूचर ग्रोथ। हमारे पास इक्विटी यानी शेयर्स हम जब इनिशियल इशू करते हैं तो उसके बाद में जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं? प्रॉफिट्स के हम दो तरीके करते हैं, या तो हम उसका डिविडेंड पे कर देते हैं प्रॉफिट्स का, या हम उनको रिटेन कर लेते हैं फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्हीं दोनों की वजह से हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स प्रिपेयर करते हैं ताकि बाइफरकेट हो जाए कि हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया नेट इनकम और कितनी हमने रख ली फॉर फ्यूचर ग्रोथ। मेड अप ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, जो हम कॉमन शेयर इशू करते हैं, एंड देन रिटेन्ड अर्निंग्स यानी कि ऐसी अर्निंग्स जो आपने डिविडेंड में नहीं दी वो दैट इज़ रिटेन्ड अर्निंग्स, एंड जो इनिशियल आपने शेयर्स इशू किए थे इन दोनों को जब आप सम करते हैं तो आपकी ओनर्स इक्विटी निकल आती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू कैन सी इसको हम बाइफरकेट करते हैं बिटवीन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। जैसे हमने शुरू में नहीं पढ़ा था बिज़नेस कैसे तीन बिज़नेस की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसी तरह हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे पहले फाइनेंसिंग वहाँ पे हमने पढ़ा था तो इसको हम लास्ट में लिखते हैं। देन इन्वेस्टिंग यानी आपके पास पैसे जब आए तो आप इन्वेस्ट करते हो, एंड देन आप उसके लिए डे टू डे गुड्स प्रोड्यूस करते हो विच इज़ फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। So cash flow statement indicates cash receipts and cash disbursements by the entity for the period and it is organized or classified into 3 activities. अब ये आपको जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं IFRS वो आपको डिफाइन करते हैं कि आपने इस तरह अपनी कैश फ्लो को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। अब ये नेट कैश फ्लो जो था ये आपका ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है, इसमें आपने इस साल का ऐड किया और ये आपका एंडिंग कैश फ्लो का बैलेंस आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका एंडिंग कैश का बैलेंस आ गया ये आपका जाएगा बैलेंस शीट के करंट एसेट्स में, यानी आपकी जो बैलेंस शीट के में नहीं लिखा होता कैश की फिगर वो आपकी बेसिकली यहाँ से जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से जाती है, ठीक है। सो वंस अगेन कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को ऐड करते हैं। इन तीनों का जो सम आता है उसको हम ओपनिंग कैश फ्लो के बैलेंस में ऐड करते हैं, और एंड पे जो हमारे पास एंडिंग कैश फ्लो का बैलेंस आता है उसको हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं। एंड एंटिटीज़ इनकम्स, ये आपके लिए जी एमसीक्यूज है, एमसीक्यू है, आपने इसको रोक के पहले खुद देखना है फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। एन एंटिटीज़ इकोनॉमिक स्टेटमेंट एन एंटिटीज़ इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट्स the cash consequences of the entity's transaction for a specific period of time. I think this is wrong because cash consequences जो होते हैं वो आपके statement of cash flows बता रही होती है। The results of operations for a specific period of time. Let's come back to this again. The entity's financial position, once again wrong, financial position आपको balance sheet बता रही होती है। रेवेन्यूज़ एक्सपेंसेस एंड रिजल्टिंग प्रॉफिट्स और लॉस फॉर अ पॉइंट इन टाइम, ये चीज़ें तो ठीक हैं रेवेन्यूज़ एक्सपेंसेस, बट एट अ पॉइंट इन टाइम नहीं होती। जो आपकी इनकम स्टेटमेंट होती है वो नंबर सेकंड पे क्या होती है? फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो हमारा आंसर जो ठीक है वो क्या है? बी आंसर है हमारा। दिस एज यू कैन सी द हाईलाइटेड। हाउ आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंटरकनेक्टेड, इसको भी हम देखते हैं, आप खुद पॉज करके भी देख लें, मैं आपको समझा भी देता हूँ। इनकम स्टेटमेंट टू बैलेंस शीट विच इज़ रॉन्ग। इनकम स्टेटमेंट तो हम पहले प्रिपेयर करते हैं लेकिन उसके फ़ौरन बाद हम बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करते।
इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 इनकम स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स टू बैलेंस शीट्स टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। वंस अगेन दिस इज रॉन्ग, क्योंकि बैलेंस शीट में एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट से आ रही होती है, और वो क्या होती है, आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस। सो वंस अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। Number C is income statement to statement of retained earnings to cash flow statement to balance sheet. So this is the answer. Number 3, suppliers. Achha, how much does the company currently owe to its suppliers? The user is most likely to find the answer by looking at income statements, retained earnings, balance sheet, cash flow. तो फर्स्ट सबसे पहले तो आप देखें कि सप्लायर्स क्या होते हैं। ये आपके लाइबिलिटीज़ होती हैं, और लाइबिलिटीज़ आपकी किधर जाती हैं, बैलेंस शीट में। यानी कि आपकी एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और इक्विटी होती है वो आपकी बैलेंस शीट में जाती है। सो वंस आपका पता है कि सप्लाईज जो हैं आपकी ये बैलेंस शीट में जाएंगी। एज यू कैन सी द आंसर ऑल्सो। Preparing financial statements. Now that you have an understanding of why external users require financial statements, that is to make resource allocation decisions, you need to know how to produce कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने प्रिपेयर कैसे करना है। A deep understanding of the format of financial statements will aid you in the future chapters, of course. आगे चलते हैं हम। How to prepare financial statements. So regardless of how the information is provided to you, always start by reading the list of accounts and categorizing them into different categories. Ask yourself, is this account an asset account, liability account, shareholders equity account, revenue account, or expense account? Once you have figured out that preparing with the financial statements, अगर आपने जब अकाउंट किसी भी ट्रांजेक्शन को इन 5 हेड्स के अंदर क्लासीफाई कर लिया, तो फिर आपके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना बड़ा इजी हो जाएगा। आगे कुछ हम एमसीक्यूज देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा इलिस्ट्रेट हो जाएगा। इन्वेंट्री बिलोंग्स इन विच अकाउंट? ऑफ कोर्स इन्वेंट्री इज एन एसेट, ठीक है, तो दिस इज द आंसर। इन्वेंट्री बिलोंग्स टू एसेट अकाउंट। नंबर 3, इनकम टैक्स पेबल बिलोंग्स इन विच कैटेगरी? एज यू कैन सी इनकम टैक्स पेबल हमने फ्यूचर में पे करना है, लाइबिलिटी है हमारी एक, तो आंसर इज लाइबिलिटीज। Cost of goods sold belongs in which category? Cost of goods sold is an expense and it goes to income statement. So cost of goods sold कौन सी कैटेगरी में आ जाता है, हमारे expenses की कैटेगरी में आ जाता है। So let's go back to the accounting equation. The two sides of the accounting equation represented by the balance sheet must balance. Balance sheet का आपको मैंने बताया था कि एक साइड पे assets आ जाते हैं और दूसरी साइड पे आपकी liabilities और equity आ जाती है। This equality is reflected in the balance sheet, can also be viewed as assets equal to liabilities plus equities. Assets are those resources which are controlled by us, ठीक है, and sometimes owned, but sometimes we do not own them. For example, हमने लीज पे कोई एसेट लिया, but we control them nonetheless, हम उनको यूज़ करते हैं। लेकिन एसेट्स हमने जो ख़रीदे होते हैं वो उनको हमने पे कैसे किया होता है, फाइनेंस कैसे किया होता है। एक तो जी पहले हमारे ये देखें ऑनर्स हो गए, फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स हो गए, जो उन्होंने शेयर्स खरीदे होते हैं, उसके अगेंस्ट जो कंपनी को अमाउंट रिसीव होती है, एक उस तरह फाइनेंस होते हैं और एक थर्ड पार्टी से, फॉर एग्जांपल बैंक है, उससे हमने लोन लेके हमारे एसेट्स खरीदे हैं। सो आपके लेट सपोज 100 रुपये के एसेट्स हैं, तो उसमें से आपने 30 रुपये शेयर होल्डर्स के थे और 70 रुपये आपके बैंक के थे। तो दिस इज़ हाउ you have financed your assets, and this is what accounting equation is. Which of the following is the correct way to rearrange the basic accounting equation? Assets equal to liabilities plus shareholders equity, हमें पता है कि ये सही है। अच्छा, shareholders equity equals to assets minus liabilities, यानी कि ऊपर वाले से ही अगर आप देख लें तो अगर एसेट्स शेयर होल्डर्स इक्विटी को आप इक्वेशन के उस साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। सो शेयर होल्डर्स इक्विटी इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज़, और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं हमारी, एसेट्स माइनस शेयर होल्डर्स इक्विटी। सो इसका मतलब है कि हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। अकाउंटिंग इक्वेशन को हम अप्लाई करते हैं टू कम अप विद द मिसिंग फिगर्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे एसेट्स 1000 रुपये के हैं और हमारी लाइबिलिटीज़ 600 की हैं, तो हमारी शेयर होल्डर्स की इक्विटी कितनी होगी, आप देखें, गौर करें। हम एसेट्स में से माइनस करेंगे लाइबिलिटीज़ को, तो जो बाकी बच जाएगा इसका मतलब है वो कि ऑनर्स ने कंट्रीब्यूट किया, तो वो है 400 रुपये। ये देखें, आगे चलते हैं।
ड्यूरिंग द ईयर हम देखते हैं, इफ़ द क्वेश्चन वर्क्स if the equation works on balances at beginning end of the year then it has to work during the year too. For example हमारे स्टार्ट में वी स्टार्ट ऑफ द ईयर में क्या था, हमारे पास 1000 रुपये के एसेट्स थे, लाइबिलिटीज़ हमारी 600 की थी और शेयर होल्डर्स इक्विटी 400 की थी. What would be the ending of the year balance if during the year assets increased by $2250 and liabilities decreased by $100? आगे हम चल के देखते हैं इसको. इसका आंसर देखें, इनिशियली हमारे एसेट्स 1000 रुपये के थे, उसमें से 250 के 250 के हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हो गए, तो हमारे एसेट्स हो गए 1250 के. लाइबिलिटीज़ हमारी क्या हो गई जी, डिक्रीज़ हो गई 100 रुपये से, तो 600 माइनस 100 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 500. तो अब देखें, अगर आप एसेट्स यानी कि रिवाइज जो फिगर है 1250 को इसमें से आप माइनस करेंगे 500 तो हमारे पास बच जाएगा 750. सो हमारी जो मिसिंग फिगर थी शेयर होल्डर्स इक्विटी की वो हमारे पास रिवाइज्ड क्या आ जाएगी 750 की. सो दिस इज यू कैन सी दिस के जो वाइट हाईलाइटेड है ये हमारा आंसर है 750. अच्छा, एक और हम इसका एग्जांपल कर लेते हैं. हमारे इनिशियल एसेट्स कितने थे 1000 के, लाइबिलिटीज़ 600 की थी और शेयर होल्डर्स इक्विटी 400 की थी. अब क्या है जी, हमने क्या किया, नेट इनकम हमारी 225 थी और डिविडेंड हमने 50 के पे किए. सो 225 माइनस 50 मीन्स कि 175 रुपीज़ जो हैं व्हाट वुड बी द एंडिंग बैलेंस इन शेयर होल्डर्स इक्विटी. आपको पता है शेयर होल्डर्स इक्विटी कैसे होती है, इनिशियल आपकी जो पीछे से इकट्ठी हुई होती है शेयर होल्डर्स इक्विटी जो कि थी 400 रुपीज़, और इस साल की अब आपने इक्विटी में आपने नेट इनकम ऐड की विच इज़ 225 और उसमें से हमने 50 रुपये माइनस कर दिए, तो 400 प्लस 225 माइनस 50, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी 175 जो है ये हमारे इस साल की चेंजेस हैं और उसमें हम 400 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 575. सॉरी, द आंसर इज़ नॉट 175 रादर इट इज़ 575 बिकॉज जो ओपनिंग हमारी इक्विटी थी 400 उसमें हमने इस साल की चेंजेस ऐड करनी है जो कि थी 175 की. सो 175 प्लस 400 इक्वल्स टू 575. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई टोल्ड यू दैट 40 मिनट अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मैं बेसिक्स सारे क्लियर करा दूंगा. सो आई होप आपको बड़ा फ़ायदा हुआ होगा इससे. अगर आप फर्दर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चाहते हैं कि मैं डिफरेंट लेक्चर्स बनाऊं तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा. आई विल बी अपलोडिंग ऑल द लेक्चर्स ताकि आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बड़ी क्लियर हो जाए और आप सारे एग्जाम्स के लिए स्पेशली CSS के लिए प्रिपेयर हो सकें. थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कोआ एकेडमी चैनल.